फ्रूटफुल को हम लोग लेकर के उसके निष्कर्ष बना लेते हैं। तो इसी तरह से हमारे समाज में इस समय आईसीटी का युग आ गया। आईसीटी के बिना हम लोग कृपिल हैं, आईसीटी के बिना हम लोग जी नहीं सकते हैं। तो आईसीटी इस समय हमारे वर्तमान समय की सिंथेसिस के रूप में है कि बिना आईसीटी के कहीं पर भी, यहाँ हैं हम तो आईसीटी के बिना नहीं है, घर पर हैं तो कहीं पर भी, सारा समय अब आईसीटी का हो गया। हम लोगों के समय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बड़ा मैटर माना जाता था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम इस फोन से सारे लोग जुड़ करके फोन से कर लेते हैं। तो ये सब हमारी स्लो प्रोग्रेस हो रही है। उस प्रोग्रेस में हम ही सबको रहना मेरी बाध्यता है, ये सभी की बाध्यता है। अन्यथा कहते हैं ना, खोटे सिक्के चलन से बाहर हो जाते हैं। अगर हम उसमें नहीं रहेंगे तो हम चलन से बाहर हो जाएंगे। तो वही स्थिति है कि उसी में हमें जीना है। तो हम जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी की बात कर रहे हैं, अब मैं वहां पर आती हूँ ब्लूम की टैक्सोनॉमी पर, क्योंकि ब्लूम की टैक्सोनॉमी में मैं एक और उसमें जोड़ना चाहूंगी कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी से पहले मेजरमेंट में हमारे यहाँ 2 टेस्ट हुआ करते हैं, क्राइटेरियन टेस्ट और नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। 2 टेस्ट हुआ करते हैं। क्राइटेरियन टेस्ट विशेष रूप से हमारा ऑब्जेक्टिव पर आधारित होता है। इट मीन्स कि वॉट एवर यू वुड लाइक टू टेक, एनी हाउ यू हैव टू ग्रैप्स, अदरवाइज यू विल नॉट बी सर्वाइव, या अदरवाइज यू विल नॉट टेक एक्सेप्शनल, टेक डिजायर्ड गोल। आप वो गोल नहीं ले पाएंगे जो गोल आपको चाहिए। तो क्राइटेरियन टेस्ट ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टेस्ट होता है, और नॉर्म रेफरेंस टेस्ट मीन्स क्या होता है कि वो मानक के आधारित होता है। मतलब आपके जो मानक निर्धारित हैं, यू हैव डिसाइडेड नॉर्म्स, एनी हाउ यू हैव टू फॉलो नॉर्म्स। नॉर्म्स मीन्स है कि हर वर्ड पंचपद प्रणाली पर अगर इसमें करें तो नॉर्म्स रिलेटेड है, और हमारी ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑब्जेक्टिव रिलेटेड है। तो क्राइटेरियन रिलेटेड है। ऑब्जेक्टिव बिना गोल के तो कुछ भी संभव नहीं है। बिना गोल के हम सुबह भी उठते हैं तब भी हमारा गोल रहता है, तब भी हमारे, फिर गोल को हम छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स में बदल लेते हैं। गोल एक ब्रॉड एस्पेक्ट है, या एम्स कहें या गोल कहें। गोल्स, जैसे हम बच्चों से बात करते हैं या किसी से बात करते हैं तो कहते हैं आपका गोल क्या है लाइफ का, गोल क्या है। गोल मीन्स है जनरल होगा, गोल मीन्स है कि जो सभी के लिए है वही गोल आपका भी होगा। तो जनरल से सेंस है कि हम ब्लूम टैक्सोनॉमी पर यहाँ पर हम सभी डिस्कस करने आए हैं। लेकिन डिस्कस करेंगे कैसे उस गोल को प्राप्त किया जाएगा, तो हम उनको छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स में बांट लेते हैं, छोटे छोटे प्लान बनाकर उनको बांट लेते हैं, तब हम उस लक्ष्य की प्राप्ति कर पाते हैं। क्योंकि लक्ष्य के बिना वह, जैसे कि समुद्र या नदी में एक नौका छोड़ दी जाए, पतवार विहीन नौका का कोई गोल नहीं होता, पतवार विहीन नौका के कोई परिणाम नहीं मिलते हैं। तो सेम उसी तरह से है कि जब तक हमारे पास लक्ष्य नहीं होंगे तब तक हम किसी भी डेस्टिनी को, किसी भी उसको नहीं पा सकते हैं। और डेस्टिनी तभी मिलती है जब हमारे गोल पर हम पूरी तरह से कंसंट्रेट होते हैं। बिना कंसंट्रेशन के, बिना उसके हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो हमारी ब्लूम टैक्सोनॉमी में अब हम पीपीटी के अकॉर्डिंग बात करेंगे। इसमें पीपीटी पहला वाला मुझे चाहिए था, ये तो क्लियर नहीं आ रहा है ना। बहुत छोटा है। दिख रहा है तो ठीक है। 1956 में बेंजामिन ब्लूम ने एक, हाँ नहीं, थोड़ा सा इस पे ब्लूम, जैसे कि साइकोलॉजिस्ट हुए हैं ब्लूम। तो साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर है। इसको आप चलाइएगा, मैं फिर
मैं आपसे क्षमा चाहूंगी, मैं अपने हिसाब से बोलूंगी। तो साइकोलॉजिस्ट हुए हैं बेंजामिन, उन्होंने देखिए देश, अभी जो बात हो रही थी, देश काल परिस्थिति के अनुसार हमारी सारी चीजें चेंज होती रहती हैं। उस समय ये महसूस किया गया कि अगर बच्चों को हम 100% उनका परिणाम चाहते हैं तो उस 100% परिणाम में आई हैव टू डू समथिंग, कुछ न्यू करना है। अगर उसको नहीं करेंगे तो हम फिर अपने जो हमारी सोसाइटी है जो उसमें है उसको हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि BF स्किनर एक बार अपने कॉलेज में बेटी के उसमें गए PTM में, तो वहां पर उन्होंने देखा बच्चों को, सारे बच्चों को एक साथ लर्निंग की जा रही थी और कुछ बच्चे बहुत पुअर थे, कुछ बच्चे जैसे कि NPC के अकॉर्डिंग होता है, तो उसमें कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे बहुत खराब, बाकी सारे सामान्य बच्चे होते हैं। तो उन सामान्य बच्चों के लिए ही हमें फोकस्ड रहना पड़ता है और हम उन्हीं को, जैसे मैं भी मान लीजिए आप लोगों से बात कर रही हूँ तो सारा सामान्य लोग एक जनरल बात कर रहे हैं, लेकिन जब BF स्किनर वहां पर अपनी बेटी के PTM में गए तो उन्होंने पाया कि बहुत सारे बच्चे जो उनकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए वो परफॉर्मेंस उनकी नहीं हो पा रही है। तो वहां से उन्होंने इंडिविजुअल रूप से शिक्षण मशीन का इन्वेंशन किया, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। उस आविष्कार की जननी, जब कभी कोई मुझे आवश्यकता होती है तभी हम लोग उसके, जैसे कहा नहीं जाता है कि प्यासे को पानी तक पहुंचाया जा सकता है लेकिन उसको पिलाया नहीं जा सकता। अगर उसको प्यास लगी तभी तो पिएगा। भूखे को भोजन तभी दिया जा सकता है जब वो उसको चाहने का प्रयास करेगा। तो उन्होंने फिर वहां से इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर बात की। इंडिविजुअल डिफरेंसेस 1956 में बेंजामिन ब्लूम का है, उससे पहले BF स्किनर का है, कि उन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे सबसे पहले अगर कोई बात की तो BF स्किनर ने बात की थी। तो उन्होंने वहां पर अपनी ये बात रखी और फिर इसके बाद उन्होंने टीचिंग मशीन बनाई। टीचिंग मशीन पर इंडिविजुअल रूप से बच्चे का फोकस्ड हो गए और उन्होंने वहां बच्चों के लिए विभिन्न तरह के बनाए, लाइनियर ब्रांचिंग बनी है प्रोग्राम, और वो वैसी ब्रांचिंग बनी है, लाइनियर और ब्रांचिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन बने हैं, उनके द्वारा बच्चों को सिखाया जाता था। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में ये संभव है, हमारे इंडिया में संभव नहीं था, क्योंकि हमारी इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री नहीं है, तो वो सारा खर्चीला हुआ करता था। तो धीरे धीरे वो सारी चीजें हमारे यहाँ लागू तो हुई लेकिन वो उस तरह से लागू नहीं हुई। इसके बाद बेंजामिन ब्लूम ने अपनी टैक्सोनॉमी को, समाज को कुछ अच्छा देने के लिए उन्होंने फिर उसको रिसफल किया, क्योंकि मनुष्य, हम प्राणी हैं और हम प्राणियों के अंतर मन में चिंतन, पठन पाठन, चिंतन, मनन और निधिध्यासन हमेशा चलता रहता है। पठन पाठन करेंगे हम लोग, फिर इसके बाद में उसका चिंतन मनन करेंगे, फिर उसको एग्जीक्यूट करने का प्रयास करेंगे। तो इसी तरह से बेंजामिन ब्लूम ने उस अपनी कमेटी के साथ में ये पाया और उन्होंने ये ये पाया और उन्होंने ये देखा कि अगर बच्चों को ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग उनको टीचिंग दी जाए, ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग उनको बच्चों को सिखाया जाए, तो निश्चित रूप से बच्चे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ब्लूम की टैक्सोनॉमी में एक उनकी थ्योरी है मास्टरी लर्निंग। कभी कभी नेट में ये क्वेश्चन आया करता है कि मास्टरी लर्निंग किसकी है, तो ब्लूम की है। तो मास्टरी लर्निंग का अर्थ ही है कि हम उसमें परिपक्व हो जाएं। तो इसके लिए उन्होंने अपने 3 वो रखे, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। कॉग्निटिव है ज्ञानात्मक है, अफेक्टिव है भावात्मक है, और साइकोमोटर गत्यात्मक। ये तीनों, वैसे देखा जाए, मैं फिलॉसफी की विद्यार्थी हूँ, वैसे देखा जाए ये तीनों चीजें हमारे प्रतिदिन के उसमें चलती रहती हैं, स्टेप बाय स्टेप से। क्योंकि हम किसी चीज को, मान लीजिए हम यहाँ तक आए हैं, तो यहाँ तक आने में सबसे पहले हमारे पास में, अगर इसी का ब्लूम टैक्सोनॉमी का अगर हम दें, तो सबसे पहले हमारी बात हुई दुबे जी से। दुबे जी ने कहा ऐसे ऐसे FDP का हमारे यहाँ प्रोग्राम है, आपको आना है और ब्लूम टैक्सोनॉमी पर आपको अपना बोलना है। तो ये हमारा क्या हुआ, ये ज्ञानात्मक हुआ कि इसमें कॉग्निटिव हुआ कि हाँ हमको जाना है और इसका हमें बोध होना चाहिए, तभी तो हम जाकर के, अब बोध की प्रक्रिया में हम सबसे पहले उस बोध के साथ फिर हम स्टेप बाय स्टेप ज्ञानात्मक के जो 5 बिंदु हैं उस पर मैं बाद में आऊंगी।
तो ज्ञानात्मक हुआ, फिर इसके बाद में अफेक्टिव वो हुआ, उसमें हुआ भावात्मक। तो जब तक कहीं पर भी हम व्यक्ति हैं, हमारे पास में ज्ञान है, उस ज्ञान को जब तक भावात्मक रसानुभूति नहीं होगी तब तक वो हमारे लिए कारगर नहीं हो सकता, तब तक हम एक सक्सेस व्यक्ति नहीं कहला सकते हैं। क्योंकि बिना भावनाओं के तो मनुष्य अधूरा है। भावनाएं सबके पास में है, ये तो तीनों प्रक्रियाएं हमारे पास हमेशा रहती हैं। हालांकि मैं बैकबोन के उससे परेशान हूँ, लेकिन आपका आग्रह और आपका प्रेम इतना था कि हमसे हमारे बेटे राम ने भी कहा, इन लोगों ने भी कहा, फिर घर पे सर ने भी कहा कि चले जाओ। तो मुझे फिर वो भावात्मक जुड़ा हुआ कि नहीं वहाँ जाएंगे, और कुछ अगर जो मुझे थोड़ा बहुत आता, मैं भी देखिए सारे लोग विद्यार्थी हैं, कोई इसमें न जो वो मेरे बारे में बोला गया वो कहीं कुछ नहीं है। आप लोग भी जब उस एज तक जाओगे तो बहुत कुछ कर लोगे, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं। तो वो भावात्मक हुआ कि उस भावात्मक जब तक आपके अपनेपन की भावना हो नहीं होगी, जब तक आप उससे जुड़ेंगे नहीं, तब तक आप किसी भी कार्य को बहुत डेडिकेटेड होकर नहीं कर सकते। ये हमारा भावात्मक हुआ। फिर उसमें होता है साइकोमोटर मीन्स क्रियात्मक। फिर उस भावात्मक को क्रिया देना, जब तक क्रिया के रूप में नहीं आएगा, जब तक एक्शन के रूप में नहीं आएगा, तब तक हम उसको अपने जीवन में, जैसे क्रियात्मक क्या है, स्किल है, क्रियात्मक क्या है, एक्शन है, क्रियात्मक क्या है, वर्ब है। तो वर्ब इसकी एक्शन कैसे, एक्शन ये है कि उस कार्य को एग्जीक्यूट किया, हम वहां से आए और आपके पास में है, तो तीनों इसमें सम्मिलित हो गए कि नहीं। इसी तरह से हम कहीं पर भी कैसे भी हैं, चाहे वो विद्यार्थी है, चाहे वो कुछ भी है, उसका जब तक इन तीनों में कॉम्बिनेशन नहीं होगा तब तक वो सफल व्यक्ति नहीं बन सकता है, तब तक वो अच्छा व्यक्ति नहीं बन सकता, तब तक उसकी मास्टरी नहीं हो सकती है। जीवन में मास्टरी आवश्यक है, तब तक वो मास्टरी नहीं हो सकती, चाहे हम ज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे हम पारिवारिक अपनेपन के क्षेत्र में हो, चाहे भावात्मक क्षेत्र में हो, और चाहे हम क्रियात्मक रूप से जो हम प्रदर्शन कर रहे हैं चाहे उस क्षेत्र में। तो ये तीनों ब्लूम की टैक्सोनॉमी के जो 3 पार्ट हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम प्रत्येक क्षेत्र में सबसे पहले हम नॉलेज स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, तो उनके हमें ज्ञान का आवश्यक होना जरूरी है ना। तो इसमें ये 3 हुए हमारे। फिर अगर इसके अकॉर्डिंग ही बात करेंगे तो ये है, सबसे पहले इनकी ब्लूम की टैक्सोनॉमी में 6 हमारे स्टेप्स थे। तो पहले क्या था, नॉलेज। नॉलेज क्या है, नॉलेज यू हैव टू गेट नॉलेज अबाउट एनी फैक्ट, अबाउट एनी थ्योरी, अबाउट एनी डाटा। किसी भी तथ्य के बारे में जानना, वास्तविकता जानना क्या है। जैसे मान लीजिए हम अगर साइकोलॉजी की थ्योरी, कंडीशनिंग थ्योरी या साइकोलॉजी की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी की बात करेंगे, जो यह हम मान लीजिए प्लैनेट्स की बात करें, कोई भी एग्जाम्पल ले लें, तो प्लैनेट्स क्या है ये हमें जानना होगा। या हमारी जो कंडीशनिंग थ्योरी है आईवी पैवलव की, वो हमें जानना होगा कि कंडीशनिंग थ्योरी क्या है, उसमें एसआर का बॉन्ड कैसे है, या प्लैनेट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो उसके बारे में नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। जब नॉलेज होगी तभी हम उस चीज को आगे हम उसका वो कर पाएंगे। तो हमें फैक्ट्स को और उसका बेसिक कंसेप्ट जानना आवश्यक है। फैक्ट्स के साथ साथ में बेसिक कंसेप्ट जानना आवश्यक है। कंसेप्ट कैसे होगा, कंसेप्ट मीन्स है कि जैसे कि आप ये मानिए कि कहीं पर भी किसी भी परिस्थिति में हम उस ज्ञान का प्रयोग कर सकें। कंसेप्ट का कंसेप्चुलाइजेशन मीन्स होता है, जैसे एक एग्जाम्पल मैं क्लास में दिया करती हूँ, यहाँ पर भी उसको बता दे रहे हैं, हालांकि बड़े लोग बैठे हुए, मीन्स बड़े से सेंस है कि आप लोग नॉलेज है, लेकिन कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए जब छोटा बच्चा होता है, उस छोटे बच्चे को जब काऊ बताया जाता है कि ये काऊ है, वो बच्चा काऊ के बारे में जान जाता है, उसके 4 पैर होते हैं और ऐसे ऐसे व्हाइट कलर की होती है, लेकिन काऊ ब्लैक भी होती है। जब बच्चा देखता है काऊ ब्लैक तो वो कहेगा मम्मा ये बफेलो है, या जो भी उसके साथ में, तो उसे बताया जाता है कि नहीं ब्लैक काऊ भी होती है। और धीरे धीरे जब बड़े हो जाते हैं तो अब हम लोगों के सामने या छोटे बच्चों के सामने जो 5th तक पहुंच जाते हैं, उनको निश्चित रूप से पता होता है कि काऊ और बफेलो में अंतर क्या। इट मीन्स कंसेप्चुलाइजेशन हो गया है। वाट जो कुछ भी आप देख रहे हैं उसमें से ये जानने का आप प्रयास करते हैं, तो हमारे जो फैक्चुअल है कंसेप्चुअल नॉलेज हम प्राप्त कर रहे हैं,
और जब तक कंसेप्चुअल नॉलेज हम प्राप्त नहीं करेंगे, रियलिटी पर प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हम उस नॉलेज का कहीं पर प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और जब हम सेकंड स्टेप है हमारा कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन मीन्स कि उसको समझना, अंडरस्टैंड करना। कि कॉम्प्रिहेंशन मीन्स है बोधात्मक कहते हैं, हिंदी में कहा जाए तो बोधात्मक कहते हैं। जैसे कि बोधात्मक मीन्स है कि हमने अगर अभी एग्जाम्पल प्लैनेट्स का दे रहे थे और हम थ्योरी का दे रहे थे, तो अगर हम एग्जाम्पल देंगे कि आईवी पेवलव की थ्योरी एसआर कंडीशनिंग थ्योरी है, एसआर कंडीशनिंग थ्योरी है, तो एसआर कंडीशनिंग थ्योरी है क्या? व्हाट इज कंडीशनिंग? नेचुरल, जो अननेचुरल है उसके प्रति नेचुरल व्यवहार करना। जैसे हम सभी लोग यहाँ कंडीशन होकर बैठे हुए हैं, सब कंडीशन होकर बैठे हुए हैं। कैसे बैठे हुए हैं? हमारे नेचर में नहीं है कि हम स्ट्रेट बैठे, हमारे नेचर में नहीं है कि हम ऐसे बैठे। जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे को जब सिखाया जाता है कि जब वो स्कूल से आता है वापस, तो उस वापस आने की प्रक्रिया में बच्चा थका होता है, तो वो तो अपना बैग ऐसे फेंकेगा, अपने शूज ऐसे फेंकेगा, सब कुछ ऐसे फेंकेगा। लेकिन नहीं, घर में जो माँ है, दादी हैं, बाबा हैं, चाचा जो भी हैं, वो उसको कंडीशन करते हैं, नहीं, यू हैव टू पुट योर बैग इन अ प्रॉपर प्लेस, यू हैव टू पुट योर शूज इन अ वेरी प्रॉपर प्लेस, या ड्रॉज में रखने हैं। पहले तो बच्चा अनखनाएगा। जैसे सुबह है, ब्रश कराया जाता है बच्चे को, तो कितने अनखने मन से करता है, ब्रश मैं नहीं करूंगा, मुझे तो अभी सुबह के उठाऊं और आपने ब्रश मुझे दे दिया। तो वो फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, सहज हो जाते हैं हम लोग, फिर हमें बोध भी नहीं रहता कि हम कंडीशनड हैं कि अनकंडीशनड। तो जो अननेचुरल है उसके प्रति नेचुरल व्यवहार कराना कंडीशनड है हमारा। तो जब हम कंडीशनड हो जाएंगे तो हम उस कंडीशन को कहीं पर भी लागू कर सकते हैं, कहीं पर लागू कर देंगे, उसको कर देंगे कि नहीं। अब यहाँ उसको क्या है कि हम उसको एसआर बॉन्ड थ्योरी को वेरी प्रॉपर वे में कहीं पर भी उसका हम प्रयोग कर सकें और कहीं पर एक्सप्लेन कर सकें, तब तो वो कॉम्प्रिहेंशन हुआ। अदरवाइज कॉम्प्रिहेंशन नहीं हुआ, अदरवाइज हम नॉलेज पर ही टिके हुए हैं। तीसरा आता है हमारा एप्लीकेशन। मीन्स हमने स्टेप बाय स्टेप में ट्रांसफर ऑफ नॉलेज उसको कर ली, मैंने उसको समझ लिया। अब एप्लीकेशन कैसे करेंगे? एप्लीकेशन मीन्स है कि उस नॉलेज का हमें प्रॉपर वे में ट्रांसफर ऑफ नॉलेज करके यूटिलाइज करना। जब तक उसका यूटिलाइजेशन नहीं होगा तब तक वो तो ज्ञान बेकार है। कहते हैं ना कि पुस्तकों में ज्ञान, विवेकानंद जी ने कहा है, यदि लाइब्रेरी ही सबसे बड़ी विद्वान होते तो जो सबसे बड़ी लाइब्रेरी है वो सबसे बड़ा विद्वान हो जाते, क्योंकि पुस्तकें तो सबके पास ढेरों भरी रखी हैं, लेकिन उन पुस्तकों का प्रयोग कितना हो रहा, पुस्तकों का प्रयोग हम कितने प्रॉपर वे में कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर लागू होता है। बहुत सारा ज्ञान अथाह भरा हुआ है, लेकिन अथाह ज्ञान का प्रयोग तो होना चाहिए। तो एप्लीकेशन, हमें उसका प्रयोग करना है, और प्रयोग करने के लिए हमें क्या है कि प्रयोग में मान लीजिए, जैसे कि हम अगर कंडीशन थ्योरी को लेते हैं तो हमने एसआर बॉन्ड को सीख लिया, कंडीशनिंग को सीख लिया, उससे प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी, प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी। अगर ये कंडीशन थ्योरी का नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं दूसरा एग्जाम्पल दे सकती हूँ। प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी? प्रॉब्लम सॉल्व, जैसे मान लीजिए मैं कोई प्रॉब्लम मिली, मान लीजिए प्रॉब्लम थी कि अगर आपको, जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा, मान लीजिए प्रॉब्लम क्या मिली आपको, टास्क क्या मिला, यहाँ से आपको प्रोग्राम कन्वीन करना है, टास्क मिला आपको नॉलेज हुई, नॉलेज के बाद में उस टास्क को कैसे यहाँ एग्जीक्यूट करना है आपने वो लिखा, फिर उसके बाद में एप्लीकेशन कहाँ किया आपने, यहीं तो किया एप्लीकेशन। और उस एप्लीकेशन को मतलब परिस्थिति के अनुसार करना है, ऐसा नहीं है कि जो हमारे पास है उसको हम बोलते चले जाएं। तो जब हमने बोलेंगे तब, जब देखेंगे कि परिस्थितियां कैसी हैं, हमें क्या बोलना है, कहाँ क्या बोलना है। कभी कभी होता है जैसे कि बुक किसी को देना है, जिसको बोध नहीं होता है वो व्यक्ति देखेंगे भी नहीं। अगर फर्स्ट टाइम कन्वीन कोई कर रहे थे, सेकंड टाइम ये होता है, मेरे अनुभव की बात है, तो उन्होंने किसी को देखा नहीं और बोल दिया कि वो उनको बुके देंगे आके, और जबकि वो एब्सेंट हैं। तो उस समय हमें अपने एप्लीकेशन मीन्स अपने ज्ञान का प्रयोग कैसे करना है ये हमें देखना पड़ेगा कि देश काल परिस्थिति के अनुसार वो ज्ञान हम कैसे प्रयोग करेंगे, है ना। फिर चौथा है एनालिसिस करना। चौथा क्या है? एनालिसिस करना। एनालिसिस करना मीन्स
एनालिसिस से है कि उस नॉलेज को छोटे छोटे रूपों में तोड़ लेना, छोटे छोटे रूपों में उसको समझ लेना और उस नॉलेज का हमें प्रॉपर वे में प्रयोग कर लेना। कि एनालिसिस से क्या है, नहीं हम ले लेंगे, बंद करके रखते ना यार। उस नॉलेज से क्या है, जैसे कहा जाता है ना कि एनालिसिस को यदि हम आलोचना शब्द दे दें तो आलोचना वो नहीं है, लेकिन जब वाद प्रतिवाद और संवाद की स्थिति होती है तो जब ये स्थिति क्या है, प्रतिवाद की स्थिति है। थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस, ये स्थिति हमारी एनालिसिस क्या है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, हमें कैसे एनालिसिस करके कौन सा हमारे लिए बेनिफिशियल है, कौन सा हमारे लिए क्या है, उसको हमें निश्चित रूप से करना होगा। जब हम उसको कर लेते हैं एनालिसिस को, एनालिसिस में जैसे कि अगर हम बात करें, मान लीजिए ये पेपर है, इस पेपर का कलर, हाँ यदि मैं कहूं कि ब्लैक है, आप कहेंगे ब्लैक नहीं ब्लू है, कोई और कुछ इसका आंसर देगा। या मैं ये कहूं कि मेरे फोन का जो कलर है वो कलर कैसा है, जेट ब्लू नहीं है, ये रॉयल ब्लू है। थोड़ी सी बात समझने का प्रयास करना कि रॉयल ब्लू है, आप कहोगे ब्लू है, कोई कहेगा नेवी ब्लू है। लेकिन ये अंतर क्यों है, अंतर इसलिए है कि हमने उसका एनालिसिस तब कर पाएंगे जब आपके पास नॉलेज होगी। जब रॉयल ब्लू या ब्लू का हमें डिफरेंस पता होगा तभी हम बता पाएंगे, अन्यथा नहीं बता पाएंगे। सेम उसी तरह से है कि जब तक मेरे पास में उस फर्स्ट की नॉलेज नहीं होगी तब तक हम सेकंड पर नहीं जा पाएंगे, तब तक हम थर्ड पर नहीं जा पाएंगे, तब तक हम उसका एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। एनालिसिस में तोड़ तोड़ के वो ज्ञान हमारे अंदर स्टेबिलिटी बनाता है। उस ज्ञान में चाहे क्वेश्चनिंग होगी, चाहे ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी, चाहे टीम टीचिंग होगी, कुछ भी होगी, चाहे आप लेसन प्लान पढ़ाओगे। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? जो पीछे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं एजुकेशन के हैं कि नहीं है? नर्सिंग के हैं। पढ़ाना तो सभी को है, चाहे नर्सिंग में हो चाहे कहीं हो। अच्छा, ब्लूम टैक्सोनॉमी, अच्छा वेरी गुड। तो एनालिसिस हम करेंगे, एनालिसिस में हम ये पाएंगे कि जो सही है या जो हमारे लिए इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बेनिफिशियल है उसको हमें अडॉप्ट करना है, और उस अडॉप्टेशन में हमें उसको तोड़ तोड़ के या उसको उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है। फिर बात आती है सिंथेसिस। सिंथेसिस क्या है? सिंथेसिस है जोड़ना। जोड़ना ये नहीं कि दो दो चार जोड़ दिए हमने, जोड़ने से सेंस है कि फिर हमें कंक्लूजन निकालना। फिर जोड़ने से सेंस है जैसे योगा में हम कहते हैं ना जोड़ना। जोड़ना क्या है उसमें योगा में? सांस का जो रेस्पिरेशन है हमारा, ब्रीदिंग का, और हमारी जो बॉडी का है, दोनों को कॉम्बिनेशन करके जोड़ देना। जब जोड़ देंगे तो वो ज्यादा हो जाएगा। यही तो है योगा। योगा में तो और कुछ है नहीं कि हमारी जो बॉडी की इनहेल एक्सहेल है और जो हमारी बॉडी हमारी एक्सरसाइज करती है, वही दोनों को मिला करके तो तभी तो हम स्वस्थ रहते हैं, अन्यथा नहीं रह सकते। तो सेम इसी तरह से इसमें है कि सिंथेसिस में क्या है? जोड़ना है। अब जोड़ना क्या है? जोड़ना मीन्स कि हमने सारे प्रोसेस में आकर के अब हमें कुछ तो कंक्लूजन निकालना होगा कि हमने क्या पाया, क्या खोया। जब तक हम उसको पाएंगे नहीं तो हमने, कहते हैं ना कि एक साइकोलॉजी का ये फैक्ट है कि जब हम वन टाइम पढ़ते हैं, वन टाइम पढ़ने के बाद में हम जब उसको याद रखते हैं तो हमें सिर्फ 30% याद रहता है वन टाइम पढ़ने के बाद में। जब उसमें अगेन एंड अगेन हम बढ़ते जाते हैं स्टेप बाय स्टेप्स उसी को, जैसे कि हम लोगों के समय में पहले पुस्तकें हुआ करती थी, अब तो विडम्बना ये है कि बहुत सारे बच्चों के पास पुस्तक भी नहीं होंगी। जैसे हमारे B.Ed M.Ed में बच्चों से पूछा जाता है, 6 महीने हो जाएंगे और पता चलेगा पुस्तक ही नहीं उनके पास, क्योंकि ये जो गूगल गुरु है ना, ये सबके पास में है, इसी से उनका काम चल रहा है। तो क्या होता है कि जोड़ना मीन्स कि पहले की प्रक्रिया में हुआ करता था कि जब हम एग्जाम देने से पहले या किसी कंपटीशन को फाइट करने से पहले क्या क्या करते थे, पहले उस पुस्तक को पढ़ा, उस पुस्तक को फिर दोबारा पढ़ा तो अंडरलाइन किया। अंडरलाइन करने के बाद में आप जैसे लोग बैठे हैं हमारे समय की, तो उनको इस चीज को समझ पा रहे होंगे। फिर उसके बाद में फिर हमने उसके नोट्स बनाए,
और नोट्स बनाते बनाते वो कंसेप्ट पूरा याद हो जाता था। फिर हमें किसी क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो इजीली लिख लेते थे, वो मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ जाता था। जैसे कि ट्रांसफर ऑफ नॉलेज में वीक और वीक में कहें तो हम बहुत छोटे थे तब से याद है, वीक और वीक बोलने में सेम है। डबल ई हो सकता तो वीक हो ही नहीं सकता है, डबल ई है तो वो कमजोर कैसे हो जाएगा, दो तो कभी कमजोर होते नहीं। तो वीक मीन्स सकता है, वीक मीन्स कमजोर। तो वो अब तक याद है कि WEA के। इसी तरह से हम लोग अपनी नॉलेज को इस तरह से जब उसका सिंथेसिस कर लेते तब उसका प्रॉपर प्रयोग हो पाता था, अन्यथा नहीं। जैसे कहते हैं ना कि एक कहावत है, गुड जजमेंट कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, गुड जजमेंट कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम पुअर जजमेंट। कि पुअर जब हम धीरे धीरे जब हम गुड जजमेंट कब आते हैं हमारे पास में, जब हम धीरे धीरे गलती करके सीखते हैं। पुअर जजमेंट होंगे हम गलत कार्य करेंगे, पुअर जजमेंट होंगे हम क्वेश्चन का आंसर गलत लिखेंगे। लेकिन धीरे धीरे जब हम एक्सपीरियंस हो जाते हैं हमारे पास में, तब हम अपने जजमेंट प्रॉपर वे में दे सकते हैं। तभी तो कहा जाता है कि चाणक्य ने कहा है कि अगर हम अपनी गलतियों से सीखेंगे तो कभी नहीं सीख पाएंगे। दूसरों की गलतियों से सीखकर अपने जीवन में सुधार करते हैं, अपने जीवन में वो अपना लेते हैं, तो हम निश्चित सीख लेंगे, चाणक्य ने कहा। तो ये मतलब ये सिंथेसिस की बात हो रही है कि जहां पर सिंथेसिस में सेंस ये है कि आपने गेन कितना किया, इसमें से निकाल कितना लिया है। सार सार गहले थोता दे उड़ाए, मतलब सार को गह लिया और थोता को उड़ा दिया मैंने। तो ये हमारी, तभी हम कंपटीशन में फाइट कर पाते हैं, तभी हम कंपटीशन तक पहुंच पाते हैं, और उस कंपटीशन में तभी हमें सफलता मिलती है जब हम सिंथेसिस करके उसको अपने जीवन में आत्मसात कर लेते हैं। अब आता है इवैल्यूएशन की बात। जो पुराने इनके ब्लूम के हैं वो ये थे। अब आती है बात कि इवैल्यूएशन को अगर मूल्यांकन नहीं कहेंगे, मूल्यांकन सभी को पता है। जैसे बच्चों से कभी पूछो इवैल्यूएशन का अर्थ क्या है, तो हिंदी में आंसर इमीडिएट मूल्यांकन देंगे। जबकि मूल्यांकन का पूछा जा रहा है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मूल्यांकन, या मूल्यांकन किसे कहते हैं। तो मूल्यांकन क्या है कि मूल्य प्लस आकलन है। मूल्य मीन्स जो सोसाइटी में चाहिए, लिया प्रत्यय से बना है। चाहिए मीन्स जो हमारे समाज के लिए वांछनीय, जो हमारे समाज के लिए डिजायरेबल है, उसको हमें चाहना है, तो वो मूल्यांकन हुआ। तो मूल्यांकन से सेंस यहाँ पर क्या आएगा कि हम ये अपने जीवन में अपने को या अपने को एवेल्युएट कर पाए कि हमने जो किया वो सही किया। पाया तो बहुत सारा ये होता है कि बहुत सारे लोग पा लेते हैं और उसके बाद भी उनको कोई वो जो अंतर मन का संतोष होता है वो नहीं मिलता है, जो अंतर मन में एक हैप्पीनेस चाहिए वो नहीं मिलती है। तो उस पाने में, या जो हमने एक्सपेक्टेड हमारा गोल था वो हमने नहीं ले पाया, तो क्या वो मिल गया, मुझे नहीं मिला। तो इवैल्यूएशन में हमें ये देखना है कि हमने जो भी पाया है वो किस लेवल पर है। एवेल्युएशन में मीन्स जो बच्चे के पास में, अगर हम बच्चों से अभी जोड़ते हैं, अगर बच्चों के पास में अगर हम टीचिंग कर रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं, वो हमने क्या अपने उस लेवल पर ले पाया। अगर अपने लेवल पर नहीं ले पाया है, अगर बच्चे में वो परफॉर्मेंस उतनी जो जितनी हमें चाहिए थी वो बच्चों के पास में पहुंची है, तो ठीक है। नहीं, फिर एवेल्युएट करके हम क्या करेंगे, फिर हम अगर एवेल्युएशन के बाद में अगर पीछे जाते हैं तो फिर से हमें फिर नॉलेज पर हमें जाना होगा कि कहाँ गलती हमारी कहाँ रह गई। जैसे 3 तरह का एवेल्युएशन होता है। कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट, एवेल्युएशन को असेसमेंट भी कहते हैं। पहला है कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट, दूसरा है फॉर्मेटिव असेसमेंट, तीसरा है समेटिव असेसमेंट। तो कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट से क्या बात होती है कि लगातार, जैसे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी तो है, लेकिन देखिए आप लोग बोलोगे तो बात गलत हो जाएगी। कोई बात नहीं, कभी कभी होता है, आप हट जाइए। होता क्या है कि वो थोड़ा सा जो फ्लो होता है या जो मस्तिष्क में चल रही होती है बातें, वो उसमें ब्रेक लग जाता है और कुछ नहीं। तो जो इंटरनल कंटिन्यूअस असेसमेंट है वो ये है कि मनुष्य एक विचारशील प्राणी है, मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, तो हर समय हर क्षण वो असेसमेंट करता रहता है। कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट, विशेष रूप से टीचर की आदत होती है कि बच्चा क्लास में है, जो हम बता रहे हैं
उसका बच्चा रेस्पॉन्स कितना दे रहा है। अगर वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अगर वो हमारे क्वेश्चन के आंसरिंग से, तो टीचर डिफाइन कर लेता है मन ही मन में कि ये बच्चा होशियार है, ये बच्चा उद्दंड है, ये बच्चा सिंसियर है, ये बच्चा क्लास में, या तो वो पर्सनालिटी होती है ना, 3 इंट्रोवर्ट है तो नहीं आंसर दे पा रहा, या एक्सट्रोवर्ट है तो वो ज़्यादा बोलेगा जितनी नॉलेज नहीं, या एम्बीवर्ट है। तो इंट्रोवर्ट वाले बच्चे नहीं आंसर दे पाते हैं, लेकिन टीचर समझ जाता है कि वो बच्चा कितना, उसके पास में डेप्थ कितनी है। तो कंटिन्यूस इंटरनल असेसमेंट से हम लोगों को ये फ़ायदा मिलता है कि हम बच्चे को इंडिविजुअल फोकस करके जानने का प्रयास कर लेते हैं। कभी कभी जैसे आप लोग सभी लोग टीचर हैं, कभी कभी बच्चा कुछ एबनॉर्मल तो नहीं कहें, कुछ अलग होता है, तो हम लोग उसको फिर अलग ले जा करके बात करते हैं कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तो इस तरह से हमारा एवेल्युएशन एक कंटिन्यूस इंटरनल असेसमेंट है या एवेल्युएशन है। दूसरा है फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट से यदि आप माने तो जैसे कि फॉर्मेटिव असेसमेंट है, जैसे फॉर्म मीन्स क्या होता है, आकार, छोटा सा आकार। छोटे से आकार के लिए हमने यूनिट का एक पॉइंट ले लिया। एक पॉइंट लेने के बाद में हमने उस यूनिट के पॉइंट को लेकर के फिर उससे हमने बच्चों का असेसमेंट किया। मान लीजिए हमने कुछ पढ़ा दिया, कुछ बच्चों तक डिस्कस होने के बाद में चला गया, फिर उस डिस्कशन के बाद में उनके पास में पहुंचा कितना, इसका या तो हम रिटन वे में लेंगे या क्वेश्चनियर के रूप में लेंगे, या हम क्वेश्चन करेंगे तो बच्चे उसका आंसर देंगे। फिर होता है समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट में, जिसको हम हिंदी में कहें तो समाहारात्मक कहते हैं। समाहारात्मक से सेंस ये है कि जो कुछ भी आपने पढ़ा दिया है एज ए होल, यू हैव टू टेक एग्जाम इन अ समेटिव वे। आपको उसका एग्जाम लेना है समेटिव वे में, तभी आप उसका जान पाएंगे कि बच्चा 100% उसको ज्ञात हुआ, कि 70% ज्ञात हुआ, कि 60% ज्ञात हुआ। तभी तो उन बच्चों के, आपने देखा होगा कि मंथली पहले हम लोगों के टेस्ट हुआ करते थे, अब मंथली नहीं होते हैं, 3 में 6 में या 12 मतलब होते हैं। पहले मंथली टेस्ट हुआ करते थे, जिसमें हम लोगों को बड़ा फोकस्ड रहना पड़ता था कि अब हमारा टेस्ट ये होगा, हमें तैयारी करनी है। तो वो मंथली टेस्ट ही फॉर्मेटिव टेस्ट हुआ करते थे, जो कि हमारी काबिलियत को, हमारे उसको, जो हमारी परफॉर्मेंस है उसका हमारे पास में एक सकारात्मक रूप निकल कर आ जाता था। फिर हम उसी तरह से बच्चों को गाइड करते थे। ये तो बेंजामिन के ब्लूम टैक्सोनॉमी के ये पहले के थे। फिर उन्होंने इसके बाद में 2001 में उनके जो शिष्य थे एंडरसन, लॉरेन एंडरसन थे, तो उन्होंने इसको रखा तो वैसे ही 6 हैं स्टेप्स, लेकिन उसमें थोड़ा सा देश, जैसे कहते हैं ना कि जैसा समाज होगा, जिस तरह की हमारी वो मांग होगी, उस मांग को बस उसमें ऐसे चेंज करते चले जाते हैं, लेकिन मूल वही है। जैसे कि आपने कभी किसी ने वो थ्योरी पढ़ी होगी कि उसकी एसआर बॉन्ड थ्योरी थॉर्नडाइक की है, वो भी एसआर बॉन्ड थ्योरी है। उस थ्योरी में ये था कि थॉर्नडाइक ने पहले ये दिया था कि पनिशमेंट आवश्यक नहीं है बच्चों के लिए, अगर बच्चों को सीखना है। लेकिन फिर बाद में उन्होंने महसूस किया कि पनिशमेंट आवश्यक है बच्चों को, चाहे तो पनिशमेंट में रीइंफोर्समेंट भी कहते हैं। रीइंफोर्समेंट मीन्स कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी आवश्यक है। जैसे कि अभी हमने कह दिया, ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट था कि अभी कह दिया मैंने कि नहीं आप उसको बात नहीं करिए, तो ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हुआ कि आपको, हमें ये नहीं है कि मेरा फोकस्ड ये नहीं है कि अगर मैं बोल रही हूँ तो आप सुने। फोकस्ड ये है कि जिसके लिए आप अपना यहाँ समय दे रहे हो उसमें से आपके पास में ज़्यादा से ज़्यादा जाना चाहिए। तो उनका ये था, तो उन्होंने उसको फिर थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब थोड़े से चेंज करने के बाद में इसमें कहीं कुछ नहीं हुआ, पहले बस उसमें ये हुआ, सिर्फ इसका जो वो है कि रिमेम्बरिंग से शुरू कर दिया। पहले था नॉलेज, तो उन्होंने उसको रिमेम्बरिंग से शुरू कर दिया। आप अगर उसके डेप्थ में जाएंगे तो रिमेम्बरिंग ही पाएंगे। भाई नॉलेज है या कुछ भी याद करना है तो याद कर लिया हमने, कैसे याद किए, याद ही तो किया, कुछ भी याद कर लें। तो रिमेम्बरिंग में मीन्स क्या हुआ कि जब तक आप किसी फैक्ट को, जब तक आप किसी चीज़ को मेमोराइज नहीं करेंगे, तब तक आपके बिहेवियर में चेंज नहीं आएगा। लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर में जब तक आपके चेंज नहीं होगा तब तक आप कैसे जान पाएंगे।
तो आपकी रिमेम्बरिंग से सेंस है कि जो कुछ भी आपने पढ़ा है, जो कुछ भी जाना है, जो कुछ भी समझा है, चाहे किताबों से पढ़ा, चाहे हम लोगों के इंटरेक्शन से पढ़ा है, चाहे कैसे भी पढ़ा है, लेकिन आपको वो जानना चाहिए, तभी आप उसको कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर, मतलब तभी आपके पास में नॉलेज होगी। वरना तो बहुत सारी चीजें हम लोग, कहा जाता है कि जितने भी रील्स हम देखते हैं, सारे लोग रील्स देखते हैं, आजकल वो रील्स बन रही हैं, लेकिन उसमें से 1% भी कोई फॉलो नहीं कर पाता, क्योंकि वो आई, देखी और गई मस्तिष्क से, उसका कोई वो नहीं है। कहते हैं ना कि आई और गई, हम ज्ञात का कर क्या, वो मतलब मेमोरी में वो नहीं रहती है। और जो बहुत अच्छा क्लिक कर जाता है, जो बहुत अच्छी चीज होती है, वो मेमोरी में रखते हैं। जैसे अभी आप कोई, हम लोग तो खैर मैं तो नहीं देखती टीवी, लेकिन जो लोग टीवी देखते हैं या कोई मूवी देखने जाते हैं, मूवी देखकर आकर के या सीरियल देख करके आकर के पूरा बता देंगे कि ये मूवी में ये ऐसे था, होता है कि नहीं। तो उसमें क्या है, उसमें हमारी जो 5 सेंसेस हैं, 5 सेंसेस पूरी तरह से काम कर रही है, फोकस्ड है वो वहीं पर पूरी तरह से। उसमें मेरा ना दिमाग जा रहा, ना कान जा रहे, ना आंख जा रही, ना कहीं नहीं जा रही, मन तो कहीं भाग ही नहीं रहा। मन सबसे चंचल है, लेकिन मन वो वहीं बैठ गया जाके कि नहीं हमें ये सब। तो इसी तरह से यदि हम नॉलेज जब गेन करें, तो नॉलेज के समय में यदि रिमेम्बर करने के लिए फोकस्ड हो जाए, जैसे विवेकानंद ने कुछ भी नहीं किया, विवेकानंद तो फुल कंसंट्रेशन पर ही फोकस किया उन्होंने। फिलॉसफी में अगर आज भी उनकी थ्योरी जो है, विवेकानंद की मैन मेकिंग थ्योरी है, वो आज भी एज इट ऐसी ही लागू होती है। विवेकानंद से, मतलब मेरे तो आइडियल हैं वो, विवेकानंद से अच्छा हमें किसी की फिलॉसफी नहीं लगती है, क्योंकि उसमें उन्होंने क्या कहा है, फुल कंसंट्रेट होकर आपको बात करनी है, फुल कंसंट्रेट होकर। तो जब फुल कंसंट्रेट कब हो पाएंगे, जब हमें ये भी याद नहीं रहे कि इस गेट के बाहर भी कुछ हो रहा है। जब हम लोग देखिए, कॉन्शस और कंसंट्रेट 2 स्थितियां हैं। हम हमेशा कॉन्शस रहते हैं, जैसे नाउ आई एम कॉन्शस नॉट कंसंट्रेट। मैं कॉन्शस हूं कि मैं यहाँ पर लेक्चर दे रही हूँ, आप लोगों के बीच में हूं, तो मैं कॉन्शस हूँ। सब लोग कॉन्शस हैं कि हम यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन यदि पूरी तरह से कंसंट्रेट हो जाएंगे तो हमें बिल्कुल बोध नहीं रहेगा कि हम कहाँ बैठे हैं, कैसे। क्योंकि विवेकानंद कहते थे कि एकाग्र तभी हो पाते हैं जब मन को और 5 इंद्रियों को एक फोकस्ड कर लेते हैं आप। जब आप फोकस्ड हो जाएंगे तो कुछ भी, क्योंकि उनका तो है ही कि उनका एग्जाम्पल भी कितने हैं। एक एग्जाम्पल तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, उनका अनुकरणीय है, कि वो एक बार कहीं गए, वहां पर किसी प्लेस पर गए हुए थे, और उनका एक मित्र था साथ में। वो ये बताना नहीं चाह रहे थे कि मैं आया हूं, क्योंकि देश की उन्नति और देश के कार्य के लिए वो लगे हुए थे। जब वो वहां गए तो वो लाइब्रेरियन से एक बुक मंगा लेते थे, बुक आ जाती थी, वो पढ़ लेते थे। 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, वो प्रतिदिन वो बुक आती और वो पढ़ लेते। इसके बाद जब वो चौथे दिन उनका वो पहुंचा मित्र लाइब्रेरियन के पास में, बोले क्यों ये बुक ले जाते हो, रजिस्टर में चढ़ाते, इससे अच्छा एक ही बुक पढ़ लो। तो बोले मैं नहीं पढ़ता हूँ, मेरे मित्र आए हुए हैं, वो पढ़ लेते हैं, पूरी पढ़ लेते हैं, और वो तब वो वापस बोले मैं मान ही नहीं सकता, मैं नहीं मान सकता। तो बोले कैसे नहीं मान, चलो मिलवा देता हूँ। उनको बुलाया और उन्होंने वो चारों बुक रखी लाइब्रेरियन ने, उन्होंने उस पेज को खोला और पूछा उन्होंने ये कहाँ पर है, तो उन्होंने कहा इस पेज पर यहाँ लिखा हुआ है। ये सत्य बात है। और तो छोड़िए, अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का सभी को पता है, जब हमारे संविधान की प्रस्तावना जल गई थी, सब बड़े परेशान थे। वो उसके अध्यक्ष थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये तो लिखा हुआ है। तो सब परेशान थे, जल गई, अब क्या होगा। तो एज इट उन्होंने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पूरी संविधान की प्रस्तावना लिख दी थी, एज इट लिख दी थी। तो ये क्या था, ये सिर्फ कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन जब होगा तब हम किसी चीज को बहुत अच्छी तरह से रिमेम्बर कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो हमें रिमेम्बर करने के लिए फुल फोकस्ड होना पड़ेगा, फुल कंसंट्रेट होना पड़ेगा। और जब हम फुल फोकस्ड हो जाएंगे तभी हम किसी चीज को समझ सकते, तभी हम सेकंड स्टेप पर अंडरस्टैंड करके पहुंच पाएंगे, तभी तो हम उसको समझेंगे। जब तक पहले हमने अपनी पूरी ज्ञानेंद्रियों का जब तक प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक हम नहीं समझ पाएंगे। और जब कर लेंगे तो हम निश्चित रूप से समझ लेंगे, और उसको समझ के अपने अंदर आत्मसात कर लेंगे, आत्मसात कर लेंगे। थर्ड है अप्लाइंग, थर्ड है उनका अप्लाइंग। तो अप्लाइंग में भी तो यही है, जब हमने अंडरस्टैंड कर लिया, जब हमने उसको समझ लिया, तभी उसको अप्लाई कर पा रहे हैं। अप्लाई कहाँ कर लेंगे, जैसे कि मान लीजिए हमने
पीपीटी बनाना नहीं सीखा, ठीक, हमने उसको रिमेम्बर ही नहीं किया पीपीटी। और आज के बच्चों की, जैसे मैंने रिसर्च स्कॉलर को भेजा, उसने मेरी रिसर्च स्कॉलर ने 1 घंटे में बना के मुझे पीपीटी भेज दी और बड़ी अच्छी पीपीटी बनाई। मुझे लगा, जिसको नहीं आता है उससे लगा कि नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो हमने पीपीटी बनाना नहीं सीखा, तो हमने उसको ना तो रिमेम्बर किया, ना हमने उसको समझा। चाहते तो समझ लेते, ऐसा नहीं। मेरे मस्तिष्क में हमेशा रहा पीपीटी के लिए कि जो लोग, देखिए, जो पढ़ा रहे हैं, मैं उनकी क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, मेरा हमेशा ये रहा कि जब आप बताने में असफल हो जाएं, जब आपकी बात को ना समझ पाए, तो पीपीटी पर सिर्फ प्रेजेंटेशन नहीं करना है ऐसे जैसे ये कर रहे हैं, पीपीटी पर विशेष उससे संबंधित कोई आप चित्र दिखा दीजिए, कोई वीडियो दिखा दीजिए, जिससे वो बात, मान लीजिए अप्लाइंग का हम बता रहे हैं, तो इसमें अप्लाइंग में बच्चे कहाँ कैसे प्रयोग कर रहे हैं वो आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए। ये मेरा काफी पहले एक लोग बहुत मतलब विद्वान व्यक्ति थे, वो रहे नहीं, मेरी उनसे इस बात पे डिस्कशन हुआ था। बोले बात सही है बिल्कुल कि जो लिख दे रहे हैं वो हम बोल रहे हैं, क्या फायदा, इसमें तो हमें रटना भी नहीं है। गए, मैंने पीपीटी को खोल दिया, पीपीटी से बस हम दिखाते रहे कि अब ये अब ये अब ये, और हो गया। फिर उसमें पीपीटी में फिर हमारी जो बहुत सारी चीजें हैं वो हम नहीं बता पाते, तो हमने सीखा नहीं, तो हम अप्लाई भी नहीं कर पा रहे हैं, हम उसको अप्लाई भी नहीं कर पा रहे हैं। देखो, बिल्कुल हम बिल्कुल फ्रेंकली कह रहे हैं, जो मैंने नहीं सीखा उसको हम नहीं कर पा रहे हैं, और मेरे रुचि में नहीं रहा। रिमेंबर तो वही चीज होगी, इस नॉलेज को हम गेन करेंगे कि जो हमारे इंटरेस्ट में हो, जो हमारी लगे कि हाँ, हमें ये हमारे लिए उपयोगी है या मुझे करना है। अब तो मैं रिटायर्ड हो रही हूँ, तो अब तो सीखूंगी नहीं, क्या सीखूंगी अब, है ना। तो अप्लाई के बाद में फिर हुआ एनालाइजिंग। एनालाइजिंग से क्या है सेंस, वही बात जो पिछली बार थी कि एनालिसिस करना। एनालिसिस हम किसी चीज का तब कर पाते हैं जब हमें पूरी तरह से बोध होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक ये वाला पेड़ रखा हुआ है, ये साइकस का पेड़ है, साइकस है या फाइकस है, ये कोई एक है, साइकस है। अब ये पेड़ यहाँ पर रखा हुआ है, इस पेड़ को जिसको पता होगा साइकस है वो साइकस मानेगा, नहीं तो नहीं मानेगा। नहीं तो ये मानेगा कि ये अरेका पाम कहें, कुछ भी कहें। तो जब तक हमें बोध नहीं होगा तब तक उसका एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। जैसे आम का पेड़ है, अशोक का पेड़ है, जिस बच्चे को पता नहीं होगा वो उससे कह दो कि अशोक के पेड़ को ये आम का पेड़ है, तो बच्चा मानेगा हाँ आम का पेड़ है। बस उससे फिर बताया जाए कि आम के पेड़ में आम लगते, तो वो आम ढूंढेगा। लेकिन हम लोगों से कोई कह देगा तो हम मानेंगे कि आम का पेड़ नहीं है। और बाकी जैसे पेड़ और होते हैं, बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं जिनको हमने नहीं देखा है, लेकिन यदि जाना है तभी हम समझ पाएंगे। कोई भी चीज हो, तब तक जब तक नहीं समझ सकते जब तक हमारे पास नॉलेज नहीं होगी। जैसे अगर फिलॉसफी की बात करें, दृश्यते यथार्थ तत्वमनेन इति दर्शनम। दर्शन क्या है, यथार्थ तत्वों को जानना ही दर्शन है। अब यथार्थ तत्व हैं क्या, यथार्थ तत्व वह हैं कि लॉजिकल इंक्वायरी जिसमें इन्वॉल्व हुई हो। लॉजिकल इंक्वायरी, क्या सही है क्या गलत है, क्या यथार्थ तत्व तो हम तभी जान पाएंगे जब उसके बाद, कहते हैं ना कि आंख सत्य देखती है, आंख सत्य नहीं देखती है। हम फिलॉसफी के विद्यार्थी होने के साथ साथ आंख वही देखती है जो हमारे पास में नॉलेज है, आंख वही देखेगी, आंख सत्य नहीं देखती है। आंख को पता है यदि ये कलर ब्लू है तो तभी ब्लू देखेंगे, और नहीं तो नहीं पता है तो उनको कोई भी पता ही नहीं है आंख को। तो आंख वही देखेगी, यथार्थ तत्वों को तभी देखेगी जब उसमें लॉजिकल इंक्वायरी इन्वॉल्व होगी हमारी। तो लॉजिकल इंक्वायरी क्या है, एनालिसिस है। एनालिसिस हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास में हमने किसी भी चीज को रिमेम्बर किया हो, किसी भी चीज को अंडरस्टैंड किया हो और अप्लाई करने का पूरी तरह से प्रयास किया हो। अब रिमेम्बर, उसके बाद में एनालाइजिंग के बाद में इवेल्युएटिंग। सिंथेसिस उन्होंने हटा दिया, क्योंकि सिंथेसिस और एनालिसिस दोनों बिल्कुल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब या तो हेड या टेल कह लो, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो सिंथेसिस के एनालिसिस करेंगे तभी सिंथेसिस हो जाता है, क्या सही है क्या गलत है और उसका क्या निष्कर्ष निकालना है। इवेल्युएटिंग से ये आ गया कि आप उस तथ्य को ज्ञात करने के बाद में इवेल्युएट, या तो अपने बच्चों को इवेल्युएट करिए या अपने को इवेल्युएट करिए, व्हाट यू हैव नॉलेज रिगार्डिंग एनी टॉपिक। आपके पास में नॉलेज कितनी आई, आपके पास में है क्या, तभी तो आप कर पाएंगे, अगर अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो उस नॉलेज इवेल्युएशन करने के लिए तभी है कि मान लीजिए इस ग्लास में पानी है, एक ग्लास में पानी है, ग्लास में पानी को नापने के अपने पैमाने हैं कि बिना इवेल्युएट करे अगर उसमें आधा है
तो आधा जब पता होगा तभी हम आधा कह पाएंगे, नहीं तो नहीं कह पाएंगे। आधे में कितना है, ग्लास में 50% होगा तभी तो आधा होगा। और इवैल्यूएशन सभी जगह पर लागू होता है। अब बात आती है क्रिएटिंग की, जो इसमें विशेष बात जोड़ी है वो क्रिएटिंग की बात जोड़ी है। क्रिएट करना क्या है, जिसको हम क्रिएटिविटी कहते हैं। क्रिएट करना मीन्स नया जोड़ना। क्रिएटिविटी क्या है, क्रिएटिविटी है कि कुछ नया और अनोखा होना। जब हम मास्टरी उस लर्निंग में प्राप्त करेंगे तभी क्रिएटिविटी हो पाएगी। क्रिएटिविटी में 5P इन्वॉल्व होते हैं। क्रिएटिविटी में 5P इन्वॉल्व होते हैं। प्रोसेस, बिना प्रोसेस के आप कुछ भी क्रिएटिव नहीं कर पाएंगे। प्रोसेस, प्रोसीजर, पर्सन, प्रोडक्शन और पिकुलर। प्रोसेस पर्सन है, पर्सन को जो कुछ भी नया, जैसे कि कुछ भी आज तक जो नया हुआ है हमारे यहाँ पर्सन के द्वारा ही तो किया गया है। चंद्रमा पर हमारा जो अभी मोदी के समय में जो प्रक्षेपण हुआ है चंद्रमा पर, तो वो कैसे हुआ, उसमें पर्सन ने प्रोसेस शुरू किया। प्रोसेस प्रोसीजर में बदला, जब प्रोसीजर में बदल गया तो उसके बाद में क्या हुआ, प्रोडक्शन हुआ। प्रोडक्शन मीन्स इन्वेंशन हुआ। इन्वेंशन के बाद पिकुलर हुआ। पिकुलर से सेंस क्या, अनोखा, जो अब तक नहीं हुआ था। तो जो नया होगा, जो अनोखा होगा, उसी को क्रिएटिंग कहेंगे। नया कुछ जोड़ना, ये नहीं है कि एक ही ढाक पर सीधे चलते रहना और चलते चलते उस पर वहां से बस फिर हमें उसी को, मतलब उसी को मानते रहना। अब किसी ने कह दिया कि हमें ऐसे चलना है तो चलना, ऐसे नहीं चलना। अपना कुछ, क्योंकि हम एक क्रियाशील प्राणी है, हम विवेकशील प्राणी है, हमारे पास में ही क्रिएटिव हमारे पास ही है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो जानवरों ने भी अब तक कुछ ना कर लिया होता ना, वो वहीं की वहीं है। मनुष्य ने क्यों स्पेस पर जाकर के अपना घर बना लिया, मनुष्य क्यों पहुंच गया, क्योंकि मनुष्य के पास में क्रिएटिविटी है, मनुष्य के पास में सोचने विचारने की कला है, मनुष्य विवेकशील है, इसलिए उसने कुछ नया 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 जोड़ता हमेशा चला गया। तो वो कहते हैं कि जब आप कुछ नया जोड़ेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे। अब देखिए बात है वहां की कि अब हम प्रैक्टिकल फॉर्म में कैसे पहुंचेंगे क्लासरूम में। अब तक तो बेंजामिन की, ब्लूम की टैक्सोनॉमी पर हमने बातचीत कर ली, लेकिन जो विशेष रूप से है कि टैक्सोनॉमी को हम क्लास में कैसे अप्लाई करेंगे। बेंजामिन की जो हमारी ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है, वो टैक्सोनॉमी हमारी कैसी है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड टैक्सोनॉमी है। तो हम उससे पहले आपको एक और चीज बता लें, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस, तीन चीजें हमारे उसमें चलती रहती हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। ये टेक्नोलॉजी के भी वर्ड हैं और हमारे सब जगह चलते रहते हैं। इनपुट में मीन्स क्या है कि बच्चों को बताया जाता था पहले इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, प्रोसेस क्या है, लेकिन ये हमारे टीचिंग में कहीं पर भी सब इनपुट से सेंस है कि आप उसमें इनपुट अगर हिंदी करें तो रखना, क्या रखना, बिफोर एंटरिंग द क्लास यू हैव टू प्रिपेयर योर लेसन प्लान इन अ वेरी प्रॉपर वे। Suppose what is the level of the students, what is the interest of the students, what is the level interest and what is the need of the need of the students। जब तक स्टूडेंट्स की आप आवश्यकता नहीं समझेंगे, जब तक उनकी नीड नहीं समझेंगे, जब तक उनकी नीड, लेवल और इंटरेस्ट नहीं समझेंगे, तब तक उनको नहीं पढ़ा सकते आप। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको उनकी आवश्यकता को जानना है कि हमें देना क्या है वहां पर। ये इनपुट जो प्रोसेस है वो बिफोर एंटरिंग द क्लास है। आप अगर प्रॉपर वे में समझ लेंगे कि आपको क्या पढ़ाना है, क्या करना है, कितनी देर पढ़ाना है, किस मेथड से पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कौन सी लेवल के बच्चे हैं, उन बच्चों की आवश्यकता क्या है, उनकी रुचि क्या है, तभी तो आप सक्सेस हो पाएंगे, नहीं कैसे सक्सेस हो पाएंगे। उस आवश्यकता को, इनपुट पहले जितना अच्छा इनपुट होगा उतना ही अच्छा प्रोसेस होगा। तो इनपुट में बिफोर एंटरिंग द क्लास यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू हैव टू टीच इन अ वेरी प्रॉपर वे या इन ए सिस्टमेटिक वे। जब तक सिस्टम से आप नहीं पढ़ाएंगे तब तक आप क्लास में नहीं जा सकते। कभी कभी जैसे आप चले जाते हैं, मान लीजिए टीचर हैं, हम लोग भी टीचर हैं, सभी लोग तो वो जाने से पहले डिसाइड कर लेते हैं कि आज हमें ये लेक्चर देना है बच्चों को,
ये लेक्चर देना है तभी तो हम अच्छा पढ़ा पाते हैं, नहीं कभी कभी अचानक पहुंच जाते हैं। तो बच्चों बता तो देंगे टीचर, ऐसा नहीं कि नहीं बता पाए, और जब बता देंगे तो जब नहीं बता पाएंगे तो मन में अंदर से रहेगा, बच्चे नहीं समझ पाए लेकिन अपने को लगेगा कि नहीं हमने ये चीज़ नहीं बता पाई, इसलिए तैयार करके जाना चाहिए। तो इनपुट में आप जितना अच्छा रख लोगे उसी तरह से आपका प्रॉपर होगा। तो इनपुट में रखने के लिए टीचर की अपनी कॉम्पिटेंसी है, टीचर का अपना मटेरियल है, और टीचर का मटेरियल स्टूडेंट्स के लिए है, हम लोग टीचर के लिए नहीं है। तो वो स्टूडेंट्स का लेवल क्या है, नीड क्या है और उसका इंटरेस्ट क्या है। फिर आउटपुट, आउटपुट में क्या है, फिर प्रोसेस में क्या है, प्रोसेस में आपका प्रोसेस क्या है, कंटिन्यूस है, वो चलता है। जैसे क्लास में हम आए हैं तो क्लास में आकर के प्रोसेस में हमारा जो हमने जो डिसाइड कर रखा है वो प्रोसेस में ही तो जाएगा। तो जो प्रोसेस में जाएगा उस प्रोसेस में हमें किस मेथड से पढ़ाना है, क्योंकि मेमोरी लर्निंग के 3 लेवल होते हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। टीचर को ये जानना चाहिए कि कौन से लेवल से किस बच्चों को पढ़ाना है। तो जब वो क्लास में जाएगा, मेमोरी लेवल तो क्या होता है, मेमोरी लेवल तो छोटे बच्चों के लिए होता है, मेमोरी लेवल छोटे बच्चों के लिए है जो 5th तक है, और 6 से लेकर के 12th तक अंडरस्टैंडिंग लेवल है। अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या है कि बच्चा समझने लगता है, मेमोरी लेवल पे सिर्फ लर्न करता है। जैसे 2 1 जा 2, बच्चे आपने देखा होगा, सभी के घर में बच्चे रहे हैं, उन्हें टेबल याद नहीं होती, क्योंकि वो टेबल में उन्हें पता ही नहीं। अगर पूछेंगे 3 5 जा 15 तो हम 15 बता देंगे, वो नहीं बता पाएंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 ऐसे करते, वो मेमोरी लेवल रहता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल में वो सीख जाते हैं कि 3 में 3 मल्टीप्लाई 5 से कर दो, इमीडिएट आ गए 15, तो वो अंडरस्टैंडिंग लेवल हो गई। रिफ्लेक्टिव लेवल में जिस लेवल पर हम लोग हैं, इस लेवल पर ये तर्क प्रधान है, हम आपको पढ़ा नहीं रहे हैं। बच्चे जब हायर एजुकेशन में होते हैं तो उनको पढ़ाया नहीं जाता, सिर्फ डिस्कशन किया जाता है, क्योंकि आपके पास में हमसे ज़्यादा नॉलेज है, हमसे ज़्यादा आपके पास में है, तो ये डिस्कशन लेवल है। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि बच्चे किस लेवल के हैं। अगर उस लेवल में मेमोरी में है कि अंडरस्टैंडिंग में है कि रिफ्लेक्टिव पर है, तो उसी प्रोसेस का हमें, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए हमें ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग करना पड़ेगा, और इंटर तक के बच्चों के लिए भी ऑडियो विजुअल एड्स से है कि बच्चे उसमें विजुलाइज हो जाएं, बच्चे उसको पूरी तरह समझ सकें। जैसे साइंस में है डेमोन्स्ट्रेशन, आप इस पर नहीं बता सकते हैं प्रॉपर वे में, डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाना पड़ेगा। जैसे कि आप नर्सिंग कर रहे हैं, आपके सर आपको निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ें डेमोन्स्ट्रेट करके बताते हैं, तभी आप सीख पाएंगे, अन्यथा नहीं सीख पाएंगे। अब मान लीजिए इंग्लिश में है, सोशियोलॉजी के जो सोशियोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, इसमें बहुत सारा लेक्चर मेथड से ही काम में आ जाता है। उसमें डेमोन्स्ट्रेशन क्या करेंगे, जैसे हम लोग के यहाँ टीचिंग होती है बीएड में, तो बच्चे हमेशा यही पूछते हैं कि सोशियोलॉजी में, वो उसमें इकोनॉमिक्स में, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में हम क्या बना के, ज्योग्राफी में तो फिर भी मिल जाता है, पर इकोनॉमिक्स में और उसमें हिस्ट्री में, हिंदी में उन्हें कुछ मिलता ही नहीं बनाने को, तो बेचारे क्या करते हैं, कुछ नहीं तो मान लीजिए मीराबाई पढ़ा रहे हैं, मीराबाई का चित्र बना लाए, उससे क्या फायदा, वो तो मतलब घिसी पिटी लीक है कि उससे बच्चों को थोड़ी ना, मीराबाई का तो चित्र सब जगह देखा हुआ है। तो उसमें हमें ये देखना है कि हम किस लेवल पर और किस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं। जिस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं उस सब्जेक्ट की जो आवश्यकता है, जो बच्चों तक मास्टरी लर्निंग, इसीलिए ब्लूम टैक्सोनॉमी को कहा जाता है कि मास्टरी हो जाए बच्चों की, ऑब्जेक्टिव जो हमने गोल डिसाइड किए हैं वो हो जाएं। और जब वो कैसे जाएगा, प्रोसेस में जाएगा। जब तक प्रोसेस अच्छा नहीं होगा, प्रोसेस कब अच्छा होगा, जब इनपुट अच्छा होगा। आउटपुट, जब प्रोसेस अच्छा होगा तो आउटपुट आपके रिजल्ट बहुत अच्छे आ जाएंगे, जिसे कहते हैं हम इवेल्युएशन, जिसे कहते हैं हम मान लीजिए उसमें सिंथेसिस कहते हैं। तो वो तभी अच्छा आएगा जब हम उसमें अच्छी तरह से प्रोसेस में दे पाएंगे। आउटपुट क्या है, आउटपुट को फीडबैक भी कहते हैं। फीडबैक क्या है, नॉलेज ऑफ द रिजल्ट है। जो फीडबैक हम लेते हैं आउटपुट में फीडबैक ही लेते हैं एवेल्युएशन के थ्रू, तो वो क्या है, नॉलेज ऑफ द रिजल्ट है। तो जो नॉलेज ऑफ द रिजल्ट है वो हमें कैसे मिलेगी, आउटपुट से मिलेगी। तो हमारी जो प्रैक्टिकल फॉर्म है इसका, जो पहला है ऑब्जेक्टिव अलाइनमेंट। ऑब्जेक्टिव से सेंस है कि जब तक हमारे ब्लूम टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग हमारे ऑब्जेक्टिव, जब तक लर्निंग से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव नहीं बनाएंगे, क्योंकि ब्लूम की टैक्सोनॉमी में जब हम लेसन प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले व्यवहारगत
उद्देश्य लिखे जाते हैं। जो हम लेसन प्लान बनाते हैं उसमें व्यवहारगत उद्देश्य लिखे जाते हैं। उद्देश्य क्या होते हैं? छोटे छोटे से हम बना लेते हैं। मान लीजिए बना लिया हमने कि प्लैनेट्स पर पढ़ा रहे हैं, प्लैनेट्स के नाम जानना। एक लेसन प्लान बना रहे हैं तो प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो प्लैनेट्स के नाम जानना ये छोटा सा उद्देश्य हो गया। अब नाम जानना है, उससे पहले प्रस्तावना में पूछा जाएगा कि हमारी ये जो गैलेक्सी है, हमारा जो वो है ब्रह्मांड है, कॉस्मस जिसको कहते हैं, उसमें कहाँ पर हैं, उनको बच्चों को विजुलाइज किया जाएगा कि प्लैनेट्स हैं कहाँ पर। उससे पहले उनको विजुलाइजेशन दिया जाएगा, फिर वो प्लैनेट्स के नाम पूछेंगे। तो प्लैनेट्स के नाम के लिए टीचर की अध्यापक क्रिया होगी। ब्लूम टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग व्यवहारगत उद्देश्य होते हैं, फिर अध्यापक की क्रिया होती है। तो अध्यापक की क्रिया होगी, अध्यापक क्रिया करेगा और बच्चे प्रतिक्रिया करेंगे, छात्र प्रतिक्रिया करेंगे। तो अगर प्लैनेट्स के नाम उनको बताने हैं तो अगर छोटे क्लास के बच्चे हैं तो निश्चित रूप से इसमें ही तो दिखाना होगा आपको। और प्लैनेट्स जितने खूबसूरत तरीके से आप दिखा लेंगे, जैसे हम लोग लेसन प्लान टीचिंग में पढ़ाते हैं तो बच्चे बना के लाते हैं, ये प्लेटो है, ये जुपिटर है, ये बहुत अच्छी तरह से दिखाते हैं। तो जब वो दिखा देते हैं और उसके बारे में बताते जाते हैं, बताएंगे नहीं, सिर्फ उनको आकार बताएंगे, कलर बताएंगे, ये बताएंगे, सब बता देंगे। तो वो अब नाम जानना है, अब क्या करेंगे? छात्र प्रतिक्रिया करेंगे, स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स होगा। जब स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स प्रॉपर दे देंगे और उसमें प्रोसेस कौन सा ले रहे हैं, या तो डेमोन्स्ट्रेशन ले रहे हैं या हम ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये प्रतिक्रिया होगी, तभी हम उसमें सक्सेस हो पाएंगे। जबकि ब्लूम टैक्सोनॉमी से तो हम बना लेते हैं, मॉरिसन से बनाते हैं। अगर हम हार्वर्ड के पंचपद प्रणाली से चलते हैं तो उसमें ये नॉर्म्स का रहता है कि मानक हमारे पूरे हो जाएं, उद्देश्य पूरे हों या ना हो। मानक और उद्देश्य में बहुत अंतर है। मानक हमने बना लिया है कि हमारे 75% मार्क्स आने चाहिए, ये मानक है। लेकिन उद्देश्य कहता है कि हमारा 100% हमें प्राप्त होना चाहिए। जब मानक में तो 75% मार्क्स आ गए, बहुत अच्छा है, डिस्टिंक्शन आ गई, मानक का ये है। लेकिन हमारे ऑब्जेक्टिव्स में क्या है कि 100% हमें प्राप्त होना चाहिए, तभी वो हमारे ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहे हैं। तो छात्र क्रिया प्रतिक्रिया में वो ये जानेंगे कि बच्चों के पास में कितना गया। जब तक जाएगा नहीं तब तक उनके उद्देश्य पूरे होंगे नहीं और वो बच्चे प्रैक्टिकली रूप से वो सीख नहीं पाएंगे। तो उनका है कि सबसे पहले है कि ऑब्जेक्टिव अलाइनमेंट। जब अलाइनमेंट शब्द तो सब जानते होंगे, अलाइनमेंट गाड़ी में भी होता है। गाड़ी में अलाइनमेंट कराते हैं, गाड़ी के चारों हमारे व्हील होते हैं, और जब तक प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं होगा तब तक गाड़ी सही चलेगी नहीं, ना तो उसका एवरेज अच्छा आएगा, गाड़ी कहीं कैसे भी। तो अलाइनमेंट जरूरी है। तो जो हमारे प्रैक्टिकल अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट मीन्स सेंस है कि आपको उनको प्रॉपर तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव्स हम ले पा रहे हैं कि नहीं। तो ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे, ऑब्जेक्टिव को प्रैक्टिकली प्राप्त करना होगा। फिर जब ऑब्जेक्टिव समय प्राप्त करने हैं, उन्होंने डिसाइड कर लिया, फिर एक्शन में जाएगा। एक्शन में वही मैंने जो बताया, प्लैनेट्स पर नाम बता रहे हैं, तो जब तक उनको दिखा नहीं लेंगे तब तक वो बच्चे कैसे जान पाएंगे। हम बता दें यहाँ से कि जुपिटर बड़ा होता है, जुपिटर येलो है, उसके पास में प्लेटो है, उसके पास में सैटर्न, कुछ भी बता लें बच्चे समझ पाएंगे। जिसको नॉलेज है, कहते हैं चाइल्ड इज टेबुला रेसा, जॉन लॉक का कथन है, चाइल्ड इज टेबुला रेसा, बच्चा एक कोरी स्लेट है। हम लोग कोरी स्लेट नहीं है, जो ये बच्चे बैठे हुए हैं, हम कोरी स्लेट नहीं है। हमारे अंदर तो सैक्रामेंट्स, हमारे अंदर तो नॉलेज लेने की, या हमारे अंदर ज्ञान परिपक्व है, बस उस परिपक्व में थोड़ा थोड़ा जोड़ते चले जाते हैं, उसमें और कुछ नहीं करते, जोड़ते चले जाते हैं। वो जोड़ने पर हमारा ज्ञान इकट्ठा होता जाता है। लेकिन चाइल्ड इज टेबुला रेसा, जिसके पास में कुछ भी ज्ञान नहीं है, उसको अगर हम बता देंगे प्लैनेट्स के बारे में तो वो जान ही नहीं पाएगा। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी कहती है कि आप पूरी तरह से मास्टरी प्राप्त कराने के लिए बच्चों का लेवल जानिए, बच्चों की नीड जानिए, बच्चों का इंटरेस्ट जानिए, तब उसी के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव डिसाइड करिए, और तब वो बच्चे जान पाएंगे, अन्यथा नहीं जान पाएंगे। फिर इसके बाद में है हमारा असेसमेंट डिजाइन। जब हम उनको कर लेंगे तो फिर उनसे छात्र जो क्रिया प्रतिक्रियाएं होती हैं, उसके बाद में उनका एवेल्युएशन होता है। एवेल्युएशन कैसा है कि एवेल्युएशन में हम उनको असेसमेंट, जो मैंने आपको बताया था अभी कि 3 प्रकार के असेसमेंट होते हैं, कंटिन्यूअस और फॉर्मेटिव और समेटिव। तो हमारे लेसन प्लान में जो हम 1 टाइम लेसन प्लान पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं,
तो उसमें हमें कंटिन्यूस इंटरनल असेसमेंट जरूर लेना होता है। छात्र की प्रतिक्रिया क्वेश्चन करके हम आंसर ले लेते हैं। आंसर लेने के बाद में जब तक हम सेटिस्फाइड नहीं हो जाते हैं तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। 80% 90% तो हम सेटिस्फाइड होंगे, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल फोकस है। नॉर्म्स में इंडिविजुअल फोकस नहीं है। नॉर्म्स से अगर हम मानक के आधारित शिक्षा दे रहे हैं तो मानक पे आधारित में हमने तो बस अपना काम पूरा कर लिया। मानक हमारे पूरे हो गए, हमने सिलेबस पूरा कर दिया। सिलेबस पूरा हो, हमने 80% सिलेबस पूरा कर दिया, मानक हो गए। लेकिन मानक के बाद बच्चों के पास पहुंचा क्या? तो ये हमारे ब्लूम टैक्सोनॉमी कहती है कि जब तक आप असेसमेंट प्रॉपर वे में डिजाइन नहीं करेंगे, असेसमेंट को प्रॉपर वे में जानने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक आप सफल टीचर नहीं कहे जाएंगे। तब तक आप छात्रों तक जो पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं वो नहीं पहुंच पाएगा। और आज की जो ऑनलाइन कोचिंग हो रही है, आज की जो ऑनलाइन शिक्षा चल रही है, उसमें पहले नहीं हुआ करता था, ऑनलाइन ले लिया। अब ऑनलाइन कोचिंग में बच्चों के डाउट्स क्लियर होते हैं, बच्चों की परेशानियां इमीडिएट सुनी जाती हैं, बच्चों को वीडियो लाइव भेजे जाते हैं। लाइव ले लीजिए क्लासेस, फिर आप उसमें बाद में देखिए, फिर अपने डाउट्स के उनके क्लासेस होते हैं। इट मीन्स क्या है कि उस डाउट के क्लासेस में जो बच्चा कॉन्शियस है, जो बच्चा अपनी परफॉर्मेंस को बहुत अच्छा करना चाह रहा है, वही आगे बढ़ जाता है। और हम लोगों के मेन यहाँ पर सामने टीचर का पूरा प्रयास रहता है कि हम पूरी तरह से बच्चों को उसको पहुंचाने का प्रयास करें। फिर बात आती है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन से है कि देखिए, अभी जैसा मैंने पहले कहा था कि मेरे मस्तिष्क में विभिन्न दराजें हैं, मैं हर दराज को खोलता हूँ और बंद कर लेता हूँ। हमारे पास में जब तक हमारे पास किसी भी कार्य को करने में डिफरेंशिएट करने की हमारी आदत नहीं होगी, उसमें वो बाइफरकेट करने की आदत नहीं होगी, तब तक हम नहीं सीख पाएंगे। विशेष रूप से मैथ्स में और साइंस में या जो सब्जेक्ट हैं उसमें जब तक हम डिफरेंशिएटेड नहीं करेंगे तब तक हम नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि मैथ्स में कभी भी जो सम्स हमने लगाए हुए हैं वो सम्स एग्जाम में आते नहीं, मेथड आता है। कभी कभी बच्चे इसीलिए असफल हो जाते हैं कि इस तरीके से तो हमने लगाया ही नहीं था। उनकी ट्रिक होती है, उनकी टेक्निक्स होती हैं, उनको शॉर्टकट में बताने के लिए सारे प्रयास किए जाते हैं कि सब तरह से आप किस तरह से करेंगे। तो डिफरेंशिएट करना बहुत आवश्यक है। डिफरेंशिएशन में डिस्टिंग्विश्ड कहते हैं जिसको, कि आपको उसमें से बहुत सारी चीजें अलग अलग करनी होंगी। जब तक आप उसको अलग नहीं कर पाएंगे तब तक बच्चे को सिखाने का प्रयास नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आप बच्चों को प्लैनेट्स पढ़ा रहे हैं, तो प्लैनेट्स में आपको बताना होगा कि जो जुपिटर का क्या कार्य है, सैटर्न क्या है, कहाँ पर है, या सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा है। तो लगता तो नहीं है कि पृथ्वी गोल है या उसके चक्कर लगा रही है, सूर्य के चक्कर लगा रही है, हम लोगों को लगता है कहीं। तो उनको जब तक बच्चों को प्रॉपर डिफरेंशिएट करके नहीं बताया जाएगा कि देखो ये ऐसे ऐसे जा रही है धुरी पर, ऐसे इस पे एक्सिस पर बनी हुई है, अगर जरा सा कुछ ऐसा हो जाए तो प्रलय आ जाएगा, जब तक उनको नहीं बताया जाएगा तब तक वो डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाएंगे। डिफरेंशिएट करने के लिए मतलब मीन्स है कि हमें ये मनुष्य इंडिविजुअल प्राणी है और सबकी अपनी अपनी फिजिक अलग है, सबकी अपनी, इवन ट्विंस भी अलग होते हैं, ट्विंस भी अलग होते हैं, ट्विंस के इंटरेस्ट अलग होते हैं, ट्विंस की अपनी नीड अलग होती है, सबके अलग। जब ट्विंस एक ही परिवार के दो बच्चे ट्विंस अलग होते हैं तो हम सब लोग अलग हैं। तो डिफरेंशिएट जरूर करना पड़ेगा कि बस किस बच्चे की किस तरह से इंडिविजुअल फोकस करके हम उनको क्या दे पा रहे हैं। जब तक इंडिविजुअल फोकस नहीं होंगे हम, तब तक बच्चे को जो ऑब्जेक्टिव्स हम देना चाह रहे हैं, जो हमारा ध्येय है, उस ध्येय तक हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए टीचर को मेंटर भी कहा जाता है, टीचर को नेशन बिल्डर भी कहा जाता है, टीचर को सारे रिलेशन एक तरफ, माता पिता और टीचर एक तरफ क्यों कहा जाता है। अब इस समय में सारे टीचर्स को तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन पहले जैसा नहीं समय रहा, जैसे तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें कहा जाता था, लेकिन फिर गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु कहा जाता था पहले। अब भी यदि अच्छा टीचर है तो मेरा ये मानना है कि अभी भी उसको उतना ही सम्मान मिलता है जितना एक टीचर को बच्चे बिल्कुल अपना, क्या कहा जाए, वो बिल्कुल जैसे हिप्नोटाइज नहीं हो जाते हैं, अगर अच्छा टीचर है तो बच्चे उसी के पीछे पागल रहते हैं।
बिल्कुल पागल रहते हैं बच्चे उसके पीछे। मेरे स्वयं के अनुभव हैं कि मतलब हम उस नाम नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पुत्र राम यहीं बैठे हुए हैं। इनकी एक बहुत बहुत अच्छी टीचर हुआ करती थी, साइंस की टीचर, जब ये छोटा था बहुत। तो ये अक्सर घर में आकर के साइंस की बुक खोल के बड़े प्रेम से पढ़ा करते थे, बहुत प्रेम से। तो हमने फिर, जब मेरी टीचर्स की आदत होती है, फिर मैंने खोज की कि ये साइंस में इसका इतना क्यों मतलब इंटरेस्ट है। तो मुझे पता चला इसकी साइंस की टीचर बहुत अच्छी थी, बहुत प्रेम से पढ़ाती थी और मतलब इनकी आइडियल टीचर थी। और मैथ्स वहाँ अच्छे नहीं पढ़ाते थे, मैथ्स के टीचर मारते थे, तो ये कहते थे मैथ्स मुझे नहीं लगानी है। तो मैं ये कह रही हूँ इसलिए कि मेरा स्वयं का अनुभव है कि जब तक टीचर बच्चों के लिए आइडियल नहीं होगा तब तक बच्चे उसको सीखते नहीं हैं। तो टीचर से मेरी, आप सभी लोग हैं कि एक अच्छे टीचर बनिए। टीचर मेंटर सबसे ज़्यादा, बच्चे पेरेंट्स की बात नहीं सुनते हैं, बच्चे टीचर की बात सुनते हैं। टीचर सबसे अच्छा काउंसलर होता है अगर आप अच्छे टीचर हैं तो, बच्चों के साथ इन्वॉल्व हैं तो। बच्चों के साथ इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक बच्चे कहें किससे। आज के इस टेक्नोलॉजी वाले युग में न तो माता पिता के पास टाइम है और ना किसी और के पास टाइम है, तो बच्चे अपनी बात कहें किससे, क्या करें। फ्रेंड से डिस्कस करते हैं तो फ्रेंड्स तो कभी अधकचरा ज्ञान दे देते हैं, तो उस अधकचरे ज्ञान के कारण बच्चे परेशान हो जाते हैं, अपने ट्रैक से हट जाते हैं। आज के समय में यदि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो काउंसलर की ज़रूरत है। बच्चे पेरेंट्स से नहीं डिस्कस करते हैं, तो मेरा अनुरोध है कि टीचर बने तो एक अच्छे काउंसलर बने बच्चों के लिए, जो आपको मिल गए हैं। कोई अपना बच्चा कभी कहीं छोड़ देता है, 6-8 घंटे के लिए कहीं नहीं छोड़ेगा, और वो बिल्कुल आपको सौंप दिए जाते हैं कि हाँ आप ही सब कुछ है उनके, और फिर हम ना दे पाए उनको, फिर हम उनको कुछ ना बता पाए, तो ये हमारा ही तो फॉल्ट है। तो ब्लूम की टैक्सोनॉमी ये कहती है कि जो बच्चे आपको दे दिए गए हैं उन बच्चों को आप मास्टरी उसमें करा दें। ब्लूम की टैक्सोनॉमी में फिलॉसफी भी जुड़ी है, साइकोलॉजी भी जुड़ी है और टेक्नोलॉजी भी जुड़ी है। ब्लूम की टैक्सोनॉमी में फिलॉसफी ये है कि जब तक बच्चों के अंदर, आप कहते हैं ना, दृश्यते यथार्थ तत्व मनेन इति दर्शनम, जब तक बच्चों को यथार्थ तत्वों का ज्ञान नहीं कराएंगे, जब तक उनको नॉलेज बेस्ड नहीं बनाएंगे, जब तक उनको इस युग से लड़ने की क्षमता नहीं सिखाएंगे, जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि आज के समय में आप कैसे फाइट करके आगे बढ़ोगे, तब तक बच्चा नहीं समझ पाएगा। और साइकोलॉजी ये है कि इंडिविजुअल डिफरेंस पर जब तक आप फोकस नहीं करेंगे, जब तक उनको पर्सनली धीरे धीरे जानने का प्रयास, एकदम से नहीं जान पाएंगे आप, जब तक उनके साथ आप अटैच नहीं होंगे, जब तक आपका इंटरेक्शन नहीं होगा इंडिविजुअल रूप से। बच्चे, टीचर के अंदर सबसे बड़ी कला होती है आप लोगों को परखने की। कभी कभी हम तो क्लास में कह भी देते हैं, बच्चे का फेस देखेगा तो हम ऐसे ही कह देते हैं, नहीं हमें तो हम जान लेते हैं तुम्हारी की बात क्या है, बताओ। अब बच्चा डर जाता है, जब कोई बच्चा परेशान होता है तो मैं कहती थी मैं समझ लेती, मेरे पास में स्पेशल सिक्स सेंस है। फौरन बच्चा अपनी बात कह देता है, जब वो बात कह देता है तब उसको फिर उसी हिसाब से गाइड कर लो। तो टीचर को ये कार्य करना चाहिए, तभी हमारी जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी है तभी सक्सेस है, नहीं उसमें हम सक्सेस नहीं।